मैं रहमतुल्लाह। आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ने इसराइल को एटम बॉम्ब की धमकी दी है। पाकिस्तान ने इसराइल को पाकिस्तान के होश ठिकाने हैं, कब दी है? मैंने नहीं सुनी, आपको लगता दी होगी? मैंने भी नहीं सुनी। मैंने तो नहीं ऐसा कुछ भी सुना भाई। देखते हैं पहले वीडियो पे, इस पर बात करते नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं हारिस सुल्तान का है और इसका टाइटल है पाकिस्तान ने इजराइल को एटम बम की धमकी लगा दी। कमाल ही हो गया यार, पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को बोला गया कि एटम बम की धमकी। अच्छा चलिए देखते हैं भाई। सुल्तान और एक बड़ी मजे की स्टेटमेंट पाकिस्तान की एक बड़ी यूजलेस किस्म की मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क के बारे में बड़ा मशहूर है कि बाकी मुल्कों की फौज होती है लेकिन पाकिस्तान फौज के पास एक मुल्क है। तो ठीक है, जैसे भी है, जैसा भी चल रहा है वैसे ही चल रहा है। लेकिन आपको जैसे पता है कि इसराइल ने इस वक्त बड़ी तबाही फेरी हुई है। वो लोग जो पहले इसराइल के ऊपर हमले पे खुशियां मनाते थे, जश्न मनाते थे, फिर जब इसराइल ने बदला लिया और उनकी ठुकाई शुरू की तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। यही काम इन्होंने 7 अक्टूबर को खुशियां मनाई। जब अक्टूबर के एंड में इसराइल ने उनके ऊपर बमबारी शुरू की तो इन्होंने जेनोसाइड जेनोसाइड पहले दिन से रोना धोना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि ओ जी देखो, इनमें हिम्मत नहीं है, ये अपनी ग्राउंड फोर्सेज नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने ग्राउंड फोर्सेज भेजी। इनके हमास के सारे जो फाइटर हैं वो टनल्स में जाकर छुप गए, अभी भी छुपे हुए हैं। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर को, एक दिन बाद से, लेबनान में हिजबुल्लाह ने, जो कि एक मिलिशिया है, एक नॉन स्टेट एंटिटी है, उन्होंने 8000 के करीब रॉकेट्स 8 अक्टूबर से अगले दिन से इसराइल के अंदर दागने शुरू किए हुए थे। इसराइल ऑब्वियसली हमास की वजह से गजा में बिजी था, तो बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही। उनको बार बार इसराइल कहता रहा कि भाई हमारे पे हमला मत करो वरना हम तुम्हारी ठुकाई कर देंगे। तो बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने, जैसा कि आपको पता है कि मिड सितंबर से पहले उन्होंने इनके पेजर्स उड़ाए, फिर अगले दिन वॉकी टॉकी उड़ाए। तो तकरीबन 3000 के करीब हिजबुल्लाह के बीच में कुछ सिविलियंस भी थे, वो इंजर्ड हुए। उनके किसी का हाथ उड़ गया, किसी की नौनों उड़ गई, किसी का कुछ उड़ गया। जो उनके मिड लेवल कमांडर्स हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी। फिर उन्होंने नसरुल्लाह को उड़ा दिया। फिर नसरुल्लाह के बाद उन्होंने एक और बंदा नॉमिनेट किया, उसको भी उड़ा दिया। और अब तीसरा जो था, तीसरा हेड उड़ा दिया उन्होंने। 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने 3 हिजबुल्लाह के हेड्स उड़ा दिए, जिसकी वजह। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने पेजर वॉकी टॉकी ये तो उड़ाया ही। एक और बीच में खबर है, पता नहीं कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन मीडिया पर बड़ी छाई थी कि भाई बकरों को भी उड़ा दिया। इजराइल ने लेबनान में पाए जाने वाले बकरों को भी बम की तरह इस्तेमाल किया और पता नहीं बम कैसे उसके अंदर फिट किया था, वो भी जाके फटने लगे। ऐसी खबरें आई थी। अब मुझे नहीं पता कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन देखो इजराइल जो है ना वो कहीं भी किसी लेवल पर जाके काम कर सकता है। आप सोचो। की वजह से ईरान की जो फ्रंट लाइन थी, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी अगेंस्ट इसराइल या ऑफेंस थी, वो उन्होंने क्रिपल कर दी, डिकैपिटेट कर दी। और अब वो सदर्न लेबनान में भी एंटर हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद वो सदर्न लेबनान को अब एक बफर जोन बना दें। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, इतने रोंद, और अब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, ओ जी हमारे बंदे मार दी, जेनोसाइड लेबनान में भी शुरू हो गया। जब 2005 की लेबनान के साथ जंग बंदी हुई थी तो उस वक्त हिजबुल्लाह ने और इसराइल ने मुआहदा किया था सीज फायर के ऊपर कि यहाँ पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जो है वो वहां पे मुतय्यन होगी और उस एरिया को डीमिलिटराइज किया जाएगा। और सदर्न लेबनान में एक एरिया है लिटानी रिवर, तो लिटानी रिवर के आगे हिजबुल्लाह के फौजी नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि दहशतगर्द हैं और किसी को नहीं मानते, तो इन्होंने वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस शुरू कर दी और वहां से रॉकेट दागने शुरू कर दिया। तो ये यूएन की एक और फेलियर थी कि जब यूएन ने कहा कि हम अपने पीस कीपिंग फोर्सेज यहाँ पे रखेंगे तो इससे इंश्योर किया जाएगा कि हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के ऊपर रॉकेट नहीं फेंकेगा। लेकिन हिजबुल्लाह तो नहीं मानता। फिर इसराइल भी लगा रहा बेचारा, लेकिन इसराइल चूंकि विलन है, यूएन की अपने सीज फायर के मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी हो रही थी पिछले कुछ 10 सालों से, तो खैर अब उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दिया। तो हमारे इधर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया जो कि प्योरली, क्योंकि ये सबसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। और आपको पता है कि मैं तो इमरान खान का कोई अब कोई पिछले कोई 5 सालों से कोई फैन नहीं हूं। और यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स खेलने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, पहले इन्होंने जाकिर नालायक को इधर बुलाया हुकूमत ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि थोड़ी सी शायद इनकी पीआर बेहतर हो जाए। लेकिन जो कौमे यूथ है वो उन्होंने जाकिर नायक को भी लताड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने उसको भी पेलना शुरू कर दिया। तो अब इन्होंने कहा कि हम अब नंबर क्या। देखिए जाकिर नाइक को तो कई वजहों से पाकिस्तान जो है उसने एक तरह से मैं कहूं कि शरण दी है। मलेशिया में जाकिर नाइक का ज्यादा दिन टिकना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि इंडिया की कोशिशें शुरू हो गई हैं और मलेशिया से उसको, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मलेशिया से, अगर मलेशिया में रहा
तो उसको उठा लेंगे वहां से, उसको भेज देंगे यहाँ पे भारत भेज देंगे। तो भारत में है वो भगोड़ा, भारत में है वो भगोड़ा, क्योंकि उसके ऊपर है मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत बड़े बड़े केस, मतलब करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस, आप समझिए। और उसमें ईडी ने और पता नहीं किसने किसने उसको नोटिस दे रखा है, उसको महीनों तक नोटिस भेजते रहे, जवाब मांगा, सब कुछ किया, मिला नहीं। तो अब भगोड़ा, पता गया कि अब फंस गया मैं, तो भाग निकला यहां से, भाग निकला। अच्छा, भाग निकलने के बाद भी जाकिर नाइक को इंडिया की बड़ी याद आ रही है। तो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान को गालियां सुना दी उसने, नहीं पता आप लोगों को? अच्छा ये सुनिए जरा। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूँ, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। अब सोचिए कि भारत में उसे नापसंद किया जाता है, भारत का वो भगोड़ा है, तब भी उसे भारत में अच्छी इज्जत मिलती है। आप ये कॉन्ट्राडिक्शन सोच रहे हैं? भाई अब मनी लॉन्ड्रिंग करोगे, हेर फेर करोगे, तो आपके ऊपर तो कार्रवाई होगी ना। आपने अपने ट्रस्ट के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है ट्रस्ट के जरिए, तो भाई उसकी जांच होगी, छोड़ दिया जाए आपको ऐसे ही? भाई अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप भागे क्यों? और अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके पास भी वकीलों की एक फौज होगी ना भाई। मामला कोर्ट में जाएगा ना, मामला जब कोर्ट में जाएगा तो आपकी तरफ के वकील सबूत पेश करेंगे, इधर के वकील सबूत पेश करेंगे, ईडी के हैं और बाकी लोगों के हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो लोग हैं वो करेंगे। उसके बाद फैसला होगा ना। फिर लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इट मीन्स कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आप चोर हो तो आपकी दाढ़ी में तिनका था, आप भाग लिए। भाई आपको केस तो लड़ना पड़ेगा ना, और आपके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, सबूत मिले हैं एजेंसीज को, आप कोर्ट में केस लड़िए। भाई एजेंसीज आपको उठा नहीं लेती ना, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, आप पर केस चलाया जाएगा, आपके वकील होंगे, इधर के वकील होंगे, बहस होगी, जज देखेगा, सुनेगा, सबूत सब एनालाइज करेगा, उसके बाद फैसला देगा। अगर तब भी आपको लगता है कि लोअर कोर्ट में फैसला सही नहीं हुआ, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन आप भाग गए। भाई नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे ऐसे विजय माल्या हो, ये सब भागे हुए हैं ना, उनके खिलाफ केस चल रहा है ना, उनके खिलाफ भी तो केस चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब चूंकि पाकिस्तानी इससे बड़े खुश हैं कि यार इंडिया के बारे में ये, और देखो अब पाकिस्तान में जाकर उसने इंडिया की तारीफ कर दी और पाकिस्तानियों की बुराई कर दी। मैंने बोला ना, ये हमारा एजेंट है, खा जाएगा तुम्हें। और पाकिस्तान के भीतर से इसके ऊपर आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान के भीतर से, मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहूंगा, पाकिस्तान के भीतर से इसकी आवाजें उठ रही हैं इसके खिलाफ, जाकिर नाइक के खिलाफ। कोई इंडियन आवाज नहीं उठा रहा, पाकिस्तान के भीतर से आवाजें उठ रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किसका था, किसी का तो ट्वीट था। हाँ देखिए, ये हफ्सा अकरम है, हफ्सा अकरम है। ये स्पीक इन फेवर सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, एंटी वॉर, इंटरनेशनल रिलेशंस, व्यूज आर्टिस्टिकली पसंद। ये पाकिस्तान की है, देखिए ये एकेडमिक में है, लिखने पढ़ने वाले उसमें, मतलब एजुकेशन सेक्टर में है, और ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं, करीब 43-44 हज़ार इनके फॉलोअर हैं, हफ्सा अकरम। और ये क्या लिखती हैं? अब हफ्सा अकरम लेडी है ना, शायद मेरे हिसाब से तो लेडी ही होनी चाहिए। हाँ, ये लिख रही हैं कि if Zakir Naik had not visited Pakistan, how would we have realized that India was right to ban both his entry and his Peace TV channel? ये कह रही हैं कि अगर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान विजिट नहीं किया होता तो हमें ये एहसास नहीं होता कि आखिर भारत क्यों सही था कि उसने
उसके बोथ उसकी जाकिर नाइक की एंट्री पर भी और उसके पीस टीवी चैनल पर भी बैन लगा दिया है। ये एक पाकिस्तानी कह रही हैं, ये कोई इंडियन नहीं कह रहा, एक मुसलमान कह रही हैं। अब आप इनको जो मन करे वो कहो। We are always quick to label India as a Islamophobic without taking the time to understand, consider India's perspective on their matters. इनका कहना है कि हमने हमेशा बहुत जल्दी से भारत पर यह लेबल लगा देते हैं कि इस्लामोफोबिक हैं, लेकिन ये हम नहीं सोचते, ये सोचे बगैर हम ही लगाते हैं, ये समझे बगैर लगाते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव को भी देखना उस मैटर में जरूरी है। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन ये खबर है, मैंने कहा कि पाकिस्तानियों अभी आपको एहसास नहीं होगा कि आप किसको आपने हीरो बनाने की कोशिश की है, जाकिर नाइक। ये बात 5-10 साल बाद आपको समझ में आएगी, तब कहोगे कि एक इंडियन एक काफिर ने एक बात कही थी कि जाकिर नाइक को बुला के तुमने बहुत बड़ी गलती की। तो मलेशिया से भागकर वो पाकिस्तान में जगह पा जाएगा, एंटी इंडिया बातें करेगा और पाकिस्तान में उसको जगह चाहिए इसलिए किया है, लेकिन इंडिया का प्रेम उसको गया नहीं, तो देखिए उसने पाकिस्तान की बुराई कर दी। चलिए आगे देखते हैं। नंबर कैसे बनाए? अब इन्होंने इमरान खान के ऊपर इसराइली एजेंट होने का फिर से इल्जाम लगा दिया। जरा सुनिए, बड़ा कॉमेडी बयान ख्वाजा आसिफ ने दिया, जरा सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या फरमा रहे हैं। इसराइल के एजेंडे पे काम कर रही है, वो जहां पे वो जंग कर सकता है इसराइल, वहां पे जंग कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो जरा मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रहा है, जरा उन्होंने एक नंबर बनाना था। और खैर बाय द वे इमरान खान ने भी नसरुल्लाह को शहीद बोल दिया। जैसे पहले उसने उसामा बिन लादेन को शहीद बोला, अब नसरुल्लाह जो कि रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है, जिसने 1 लाख के करीब सीरियंस को बशर के साथ मिलके मारा है, इसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और इसीलिए जो सीरियंस है वो लेबनानी जो है वो बहुत सारे उन्होंने खुशियां भी मनाई। ऑफ कोर्स ऐसे भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्होंने उसका मातम भी मनाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुशियां मनाई हैं उसके लुढ़कने पे। फॉर एग्जांपल इस तरह की बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये देखें कि अभी जब नसरुल्लाह की अफवाहें चल रही थी कि नसरुल्लाह मारा गया, तो इस सीरियंस ने खुशियां मनानी शुरू कर दी, खुशियां मनाई जा रही हैं सीरिया में। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मोहम्मद हिजाब को सुन लें। ये देखें, यहाँ पे मोहम्मद हिजाब कह रहे हैं कि ऑल्दो दे आर अनडाउटेबली प्रेफरेबल टू इसराइल, यानी इसराइल की निस्बत तो मैं हिजबुल्लाह को सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो हिजबुल्लाह को अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं वो गद्दार हैं, क्योंकि जो हिजबुल्लाह ने मुसलमानों के साथ, सुन्नी मुसलमानों के साथ सीरिया में किया, सीरियन मुसलमानों के साथ। और इसने इसके ऊपर और भी बोला, और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुई कि भाई आपको मुसलमानों का साथ देना चाहिए। तो उसने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि हमें एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हिजबुल्लाह के क्राइम्स हैं मेरे सीरियन लोगों के खिलाफ, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये मोहम्मद हिजाब ने बोला। तो यही वजह है कि जैसे मैंने भी आपको एक वीडियो दिखाई कि सीरियन, मैंने एक इंग्लिश में वीडियो बनाई, उसके अंदर काफी वीडियोस दिखाई हैं। और ये मोहम्मद हिजाब कौन है? ये पूरी दुनिया में शरिया लगवाना चाहता है, ब्रिटेन में तो लगवाना ही चाहता है, और हमेशा मुसलमान के पक्ष में, इस्लाम के पक्ष में, और अपने आप को साबित करता है कि हम मुसलमान बड़े जबर हैं और हम तो ये काट देंगे, मार देंगे, और हम तो लहराएंगे झंडा और सबको कन्वर्ट करा देंगे और सबको ये कर देंगे, सबको वो कर देंगे। ये वो बात बोल रहा है। आप लोगों को मेरी बातों पर या हारिस भाई की बातों पर यकीन नहीं होता ना, ये वो बात बोल रहा है जो कट्टर रेडिकल इस्लामिक बंदा है, वो ये बात बोल रहा है नसरुल्लाह के बारे में। पाकिस्तानियों सुन रहे हो, लाखों पाकिस्तानियों का हीरो है मोहम्मद हिजाब, पता है कि नहीं आप लोगों को? बहुत फॉलो करते हैं पाकिस्तानी उसे, और वो कह रहा है कि नसरुल्लाह ने क्या किया। इसलिए कहता हूं अपनी समझदारी बढ़ाओ, समझो तुम लोग बातों को, लेकिन तुम लोग बस एक ही बात पर अटक जाते हो, मुसलमान। और पूरी दुनिया को पता है कि मुसलमानों को भड़काना बहुत ईजी है, और खासकर पाकिस्तानियों को तो बहुत ईजी है, बहुत। दिखाई है जहां पे सीरियंस भी खुशियां मना रहे हैं, लेबनानी भी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत रोए हैं, जैसे ये औरत। ये वो औरत है जैसे 7 अक्टूबर की बड़ी खुशियां मनाई थी। Marwa, so sorry to interrupt. We do now have official Shagal confirmation Leguzi. from the Hezbollah group of the death of Hassan Nasrallah. What's your response, please? I'm so sorry. उसको सकते का दौरा पड़ गया। Let's end the interview there. Let's end the interview there. और जब पेजर का हमला हुआ था तो नसरुल्लाह ने ये कहा था, वही जो खमीनी आज कह रहा कि हम तबाह बर्बाद कर देंगे इसराइल को, कि हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि तुम लोग रोगे बाद में, तुम लोगों को पता नहीं है। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों ने खुशियां भी मनाई, बहुत सारे लोगों ने रोना धोना भी मचाया। तो फिर उसके बाद अभी वहां पे चक्कर चल रहा है, तो ईरान के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। तो ईरान ने 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स ठोके
कुछ लगे, एक फलस्तीनी मारा गया वेस्ट बैंक में, बाकी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि एयरबेस के ऊपर भी गिरे हो, आधे F-35 उनके उड़ा दिए, कोई फोटो एविडेंस नहीं आया, कुछ नहीं आया। एनीवे, कोई सैटेलाइट की इमेजरी भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, सैटेलाइट की इमेजरी भी नहीं आई। वो पता चला वो रशिया की एयरबेस को, यूक्रेन की एयरबेस, यूक्रेन के टैंक्स दिखा रहे हैं, जो रशिया के टैंक्स दिखा रहे हैं, जो उड़ा दिए। तो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो अब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि चलो थोड़ा सा नंबर बनाते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बोला जी, सर सुनिए। और जहां पे वो साजिश के जरिए तबाह करना चाहता है, वहां पे वो इमरान खान के जरिए साजिश करे, क्योंकि वो पंगा नहीं ले सकता पाकिस्तान की अफवाज के साथ। टिकलिंग हो रही है और इसराइल इमरान खान को यूज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में। अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ पंगा लेना। हमारे साथ तो उसने पंगा लिया तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है। इमरान खान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान खान इनका सरबराह है। ओहो, पाकिस्तान, इमरान खान इसराइल का एजेंट फिर से बना दिया उन्होंने। अपने अजीज को इन लोगों से जो है की सिक्योरिटी लाहक है। क्यों पर्टिकुलरली जब कहा गया है कि भाई आप पोस्टपोन कर लें, बाद में ये कर लें एहतजाज जो है, इस मौके पे क्यों एहतजाज किया जा रहा है? इस मौके पे एहतजाज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल राइट है, वो जब मर्जी एहतजाज करें। तुम लोगों ने जितने उनके जलसों के ऊपर पानी तक छोड़ने थे, जितना उनके ऊपर जुल्म करना था, जितने बंदे उनके उठाने थे उठा लिए। इसराइल का इससे क्या ताल्लुक है इमरान खान के जलसों का? तो ये नंबर बना रहा ख्वाजा आसिफ हमेशा की तरह। 126 दिन का धरना क्यों दिया गया जब सीपैक को साइन करने के लिए प्रेसिडेंट वो इसलिए दिया गया था क्योंकि आपने 4 हल्के नहीं थे खोले, उसका शी जिनपिंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ आ रहे थे उस वक्त, क्यों किया गया? आप जरा ये नुक्ते जोड़े ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है नजर आएगी, बनती हुई नजर आएगी। स्ट्रेट लाइन ये है कि पाकिस्तान को इमरान खान तबाह करना चाहता है। तो अगेन ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे अनपॉपुलर हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में। इमरान खान जैसा भी है सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त पाकिस्तान में। और इमरान खान ने भी जैसे मैंने आपको बताया नसरुल्लाह को कैश करने की कोशिश की, वो शहीद है, मैं भी शहीद हूँ वगैरह वगैरह ड्रामेबाजी। तो चूंकि ये अनपॉपुलर बहुत है इसलिए इन्होंने नंबर अवाम के सामने कैसे बनाने हैं, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के जो एथियस्ट, कम्युनिस्ट, लिबरल सारे इसराइल के खिलाफ है। क्योंकि आसान है इसराइल के खिलाफ भोंक के अपने नंबर बनाना, बड़ा आसान है। लेकिन जब आप उसको देखते हैं होलिस्टिकली, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि हर दफा इसराइल के ऊपर हमला किया गया। 7 अक्टूबर को हमला किया गया, उससे पहले भी बहुत सारे हमले किए जाते रहे। इसराइल एक मिलिटरीली इनसे सुपीरियर है, इसलिए जब वो वापस पलट के चपेड़ मारता है तो इनके आंसू निकल जाते हैं। तो वही लबनान में भी काम हुआ और अभी ईरान के ऊपर हमला होना है। 3 ऑप्शन हैं, या तो खमीनी के ऊपर डायरेक्ट उड़ाया जाएगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाया जाएगा, या फिर उनकी ऑयल फैसिलिटीज को उड़ाया जाएगा। ये 3 ऑप्शंस हैं। देखते हैं। अभी बाइडेन ने कहा है कि ना उनके न्यूक्लियर पे हमला करो, ना उनके ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर हमला करो। लेकिन इसराइल इस वक्त बिल्कुल किसी की भी नहीं सुन रहा, ना अमेरिका की सुन रहा। लेकिन इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए। और खमीनी ने अपने आप को पॉपुलर दिखाने के लिए फ्राइडे का खुतबा दिया ओपन एयर में, ये दिखाने के लिए मैं बंकर में नहीं छुपा हुआ। ऑब्वियसली अभी तक इसराइल ने फैसला नहीं किया कि किस तरह रिस्पॉन्ड करना। तो बड़े इंटरेस्टिंग मौका है और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ को ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे यूजलेस मिनिस्ट्री है। ये फौज को बताएंगे कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी ये वीडियो खत्म। ख्वाजा आसिफ ने डायरेक्टली इजराइल को नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम भी एटमी मुल्क हैं। तो भारत के लिए भी हर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और ये कहते हैं कि हम एटमी मुल्क हैं, एटमी मुल्क हैं। 99 में भी एटमी मुल्क था लेकिन कुछ हुआ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने बेसिकली अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये बात कही। और ये मैं तो हैरान हूं कि भाई इमरान खान को तो सीधे यहूदी एजेंट बता रहा है। भाई पाकिस्तान के लोगों सुन लो, इमरान खान को तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर यहूदी एजेंट बता रहा है, कह रहा है यहूदियों के साथ मिला हुआ है। बाप रे बाप, तो गद्दारी से भी बड़ी बात हो गई ना। गद्दारी तो होती किसी एक बंदे से, देश से गद्दारी करो, ये तो पूरे मुसलमान उम्मा से गद्दारी की बात हो गई कि एक मुसलमान और यहूदी के साथ यहूदी एजेंट। बाप रे बाप, तौबा तौबा तौबा, ऐसा कैसे? मैं फिर कह रहा हूं कि इमरान खान का कांड होने वाला है। और ये बात मैं पिछले साल भर से कह रहा हूं और ये बात अब पाकिस्तान के भीतर उठने लगी। अब मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं मेरे वीडियोस पाकिस्तान के नेता भी तो नहीं देखते हैं, ये अचकजई हैं। ये देखिए आपके डॉन की रिपोर्ट है, डॉन की, हाँ डॉन की ही शायद। इन्होंने बोला है कि वही हाल होगा जो जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ था। याद है आपको, मैं शुरू से डे 1 से मैं कह रहा हूं इमरान खान का वही हाल होगा जो जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ था। और ये बात साल भर बाद मेरे कहने के बाद अभी पाकिस्तान के पावर एलिट के लोग अब ये कहने लगे हैं। क्योंकि मैंने तभी कहा था कि जिस तरफ ये चीजें आर्मी लेकर जा रही है, एजेंसी लेकर जा रही है, वो सीधी सीधी इमरान को लटकाने वाले रास्ते पर है। और मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो भी बनाए हुए हैं डिफेंस डिटेक्टिव पर।
जो आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इमरान पर केस, उसकी सुनवाई, फिर मिलिट्री कोर्ट, फिर ये फिर वो, अभी फिर 3-4 नए केस कर दिए उन्होंने, ये सब ले जाकर एंड होगा वहां पर जहां पर इमरान खान दोषी साबित हो जाएंगे और इनको सजा हो जाएगी, फांसी और लटका दिया जाएगा। तो जो बात मैं साल भर पहले से कह रहा था, देखिए अब वो बात सामने आई। किसी को शक है मेरी एनालिसिस पर? कमेंट में लिखकर बताइएगा कि शक है तो ठीक है भाई, नहीं तो और कुछ करेंगे। तो बात 100% मेरी करेक्ट हुई है और ये बात अब वहां पहुंच गई है। वो बात वहां के लोगों को फील होने लगी है, पावर एलीट में ये फील होने लगी है। तो इमरान खान के सपोर्टर्स, बैठे रहो तुम लोग घरों में और तुम्हारा लीडर जो है वो लटकाया जाएगा। बाकी रही ईरान, इराक और ये एटम बम की धमकी, ये सबको पता है कि आपने एटम बम की धमकी, आप एक फुलझड़ी बम की धमकी नहीं दे सकते हो इजराइल को। फुलझड़ी बम की वो छोड़ो, आप एक ढंग की रैली नहीं निकाल सकते, प्रोटेस्ट नहीं निकाल सकते अपनी कंट्री में। निकाल कर दिखाओ, प्रोटेस्ट निकाल कर दिखाओ, नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार टाइटल देखकर थोड़ा सा अंदर खुश कर दिया कि वाकई ऐसा हुआ, लेकिन हकीकत का इससे कोई लेन देन नहीं है। वो बात ये है कि सभी जो पार्टी है ना पाकिस्तान में, जितनी भी कह लें कि पॉलिटिक्स की जो पार्टी थी, वो सब इकट्ठी हुई गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की जो सारी इकट्ठी हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस पर ना एक कह लें कि एक पार्टी बनाते हैं कि जिसमें आर्मी के बंदे भी होंगे, जिसमें कह लें कि मुख्तलिफ इदारों के बंदे होंगे और संदेश जिस तरह होता है मुख्तलिफ कंट्रियों में लेकर जाएंगे कि जो फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, उसको रोका जाए। वो मुझे उसका तो मुझे भी पता है ना, मतलब कट हुआ था, वो हुआ सिर्फ इतनी बात कही गई थी कि मुस्लिम कंट्री है उसको ना, मतलब ना ये संदेश दिया जाए कि इनको सब को जोर डालो, प्रेशर डालो कि इसराइल जंग रोक दे। बिल्कुल। तो आज एक और मैं अफवाह सुन रहा था, अपने सच या झूठ है या अल्लाह बेहतर या तक तस्दीक नहीं है, एक यूट्यूबर है पाकिस्तान का, हैदर अली है। तो वो यूट्यूबर ठीक ठाक तगड़ा, मतलब तगड़ा का मतलब ये कि उसकी बात 70% तक सच होती है, कुछ झूठ भी मार जाता है, झूठ मारता है कि मैंने भी उसके कई झूठ देखे। तो कि उसने ये क्लेम किया, उसकी अभी हमारी वीडियो बनाने से घंटा दो पहले उसकी मैंने वीडियो देखी है, उसने ये क्लेम किया कि तुर्की ने लिबनान के अंदर फौजें उतार दी हैं, ये उतारने का फैसला किया। नहीं, जंग का ऐलान तो उसने किया है, तुर्की ने ऐलान जंग किया। अब ये नहीं कि वाकई डिप्लॉय कर दी, ये तो मैंने अगर तो ये तुर्की ने डिप्लॉय कर दी अपनी फौजें लिबनान में तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट है। नहीं, ये लिख ले, उसने वाकई बयान दिया, लिख ले। अगर तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व कर देता है तो फिर ये जंग जो पहले जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके और मुहरकात थे, दूसरी जो है उसके भी और मुल्क। अब ये जो जंग है, ये फैसला कून है, ये जंग है कुफर और इस्लाम के दरमियान होगी, ये ज़हन रखना। और ये आखिरी जंग है, ये कब्जा माफी वाली नहीं है, ये किसी कंट्री पे कब्जा करने वाले नहीं, ये एक कुफर की और एक इस्लाम की। अब तुर्की को क्या जरूरत है लबनान में जाने की? अगर तुर्की इन्वॉल्व होता है, मुझे नहीं लगता कैसा होगा, तुर्की इतना बेवकूफ़ नहीं है, बड़ा समझदार खिलाड़ी है। और ईरान का मैं कुछ कह नहीं सकता कि उसने शायद कोई दस्ते भेजे हों खुफिया तरीके से, तो नहीं पता। तुर्की वैसे ऐसा कर नहीं सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा, अगर तुर्की ने ऐसा कर दिया ऑफिशियली या अनऑफिशियली और दुनिया को पता चल गया, अगर खास तौर पर पता चल गया क्या नाम इजराइल को, फिर वर्ल्ड वॉर 3 से को नहीं रोक सकता। तुर्की ने वाल हुआ पाकिस्तान में हो जाएगा, पाकिस्तान के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, ईरान भी हो जाएगा, अफगानिस्तान भी हो जाएगा। हम ये ध्यान रखना चाहिए, अगर तुर्की हो गया ना तो कम से कम 5-6 कंट्री फिर और इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अगर 5-6 और इन्वॉल्व हो गए तो वर्ल्ड वॉर 3 चल गई। हमारी कमीनी आर्मी और गवर्नमेंट जो है ना इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। तुर्की करता ना, अगर ऐलान जंग बकायदा ट्रूप्स अपने भेजता है तो हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक पर बात हम मेरी बात सुने, मेन वीडियो बात की न्यूज़ पर मैं थोड़ी सी बात थी, मैं अभी फिर से काट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइटल रेडी का दिल यकीन जाने में खुश हो गया। और ऐसा अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट करती, आर्मी करती, तो वाकई ये अच्छा कदम होगा। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मुझे पहले ही पता था इस तरह उन्होंने नहीं बकवास वो, क्योंकि नहीं वो
अमेरिका से तो पैसे ले रहे हैं और अमेरिका मदद कर रहा है अपने फालतू कुत्ते की, अपने फालतू बेटे की, नजायज औलाद की, इसराइल की। तो ऐसा नामुमकिन है। तो वाकई वो युवा जो है ना वो सच नहीं, ये झूठ ही है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है ना ये बात सच भी हो जाए। अगर सच हो जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होगी। अच्छा, हैरिस सुल्तान एक्स मुस्लिम जो है ये बगैरत सुल्तान हैरिस वो कमीना जो है वो ये कह रहा था डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में उसने बातचीत की है। अच्छा, मैं देखें कि जाकिर नाइक की जो उनका पीस टीवी था, लोग सर कह रहे हैं कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग हटाया गया मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत तो केस कोई में। दिए। एक सबूत वो स्क्रीनशॉट लगाया है कि जो है ना मलेशिया में है, वहां से वापस हिंदुस्तान में लाने के चांसेस बढ़ रहे हैं और मलेशिया हो सकता है कि उसको निकाल दे। बस ये स्क्रीनशॉट लगाया है, बाकी उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का कहा है, वो पैसे उन्होंने यार इस तरह एक किया। सेकंड, आलोक सर आप चैलेंज करते हैं, आप फलाना करते हैं, बड़ा कुछ सबूत है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? स्पेशल एक वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक की करतूतों पर ला, जिन्होंने गलत काम किया। एक यार स्क्रीनशॉट तो कोई नहीं आ सके मेरे भाई, आप कहां से सबूत लाएंगे? एक सेकंड रहमतुल्लाह, मैं सीरियस बात करूं, आप बोलना नहीं है। आलोक सर बड़ा 30 मार का बना फिरता ना, अब बात की है ना मनी लॉन्ड्रिंग, किधर है सबूत? किधर है उसके खिलाफ कार्रवाई? किधर है मलेशिया को सबूत? हालांकि मलेशिया गवर्नमेंट ने मांगे थे कि आप हमें सबूत दें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कहा था मलेशिया, मैंने भी ये स्टेटमेंट। इतना बड़ा सबूत दे देते हैं। इंडिया एक्ट जो था, हिंदुस्तान एक्ट, यानी कि 1947 से पहले जो था हिंदुस्तान का, वो सबूत आप दिखा देते हैं। लेकिन ये सबूत आज ये तो 47 के बाद के सबूत ये है। नहीं दिखा पा रहे। क्या मसला है? क्या मतलब कैसी वजह? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि आप इस पर बकायदा वीडियो बना, अलग डिफेंस डिटेक्टिव पर हम रिएक्शन करें, हमें दिखाएं कहाँ का मनी लॉन्ड्रिंग की है यार, ताकि हम जो अपनी नजर में इसको अच्छा बनाए बैठे हैं, तो हमें तो पता चले ना। हमें पता चले कि यार ये किस तरह के इसके असल करतूत क्या है। या बातों से ही मनी लॉन्ड्रिंग की है, उकसाया है, यार वो किया मलेशिया है। की बात आ गई, मलेशिया निकालेगा क्यों? मलेशिया ने आपसे क्या कहा था कि लाओ सबूत? दिए सबूत? दिए है गवर्नमेंट ने आपने। बातें यार किए जाए। असल खतरा जो इंडिया को था ना, वो मैं भी जानता हूँ, लोग सब भी जानते हैं, कोई अंदर इधर से सब जानते हैं, इधर से जुबान से ना माने तो अलग बात है, सारे इंडियन जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक सबसे बड़ा प्रीचर था इस्लाम का और सबसे बड़ा मुंह तोड़ था कुफर का, जिसने क्रिश्चियन का मुंह तोड़ा, जिसने रविशंकर का मुंह तोड़ा, पता है कितनों कितनों को उसने जूते मारे हैं, दलाल से जूते मारे हैं। आलोक सर तो उसके सामने पैदा भी नहीं हुए, मैं सच कह रहा हूँ, गुस्सा लगे या जो भी हो, आलोक सर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इल्म के लिहाज से पैदा भी नहीं हुए। बिल्कुल यार, वो बहुत बड़ा टीचर है, मेंटोर है। और वो गुरु ग्रंथ से, वो बाइबल से, वो आपकी रामायण से, वो आपकी गीता से, तमाम से सबूत देकर साबित करता है कि हमारा दीन कहाँ था और आप क्या, और हर चीज़ को हमारे ना उनसे किसी ने सवाल किया था, मैंने अब ये वैसे टॉपिक नहीं था, मजबूरन मुझे एक उनकी बात याद आ गई, जो बात वो गीता की वो करते हैं। आई थिंक उन्होंने ना किसी ने सवाल किया था मुस्लिम की या किसी नॉन मुस्लिम ने, आपके इस्लाम के अंदर 4 शादियाँ क्यों है, आपके नबी ने इतनी शादियाँ क्यों की? इस तरह का कोई क्वेश्चन था उन पर। तो फिर उन्होंने सबूत दिया था, उन्होंने कहा था ठीक है आप हम पर इतराज़ करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा आप अपने मेंटोर चेक करें, आप अपने जो देवी देवता हैं उनकी शादियाँ चेक करें। पता नहीं किस यार, मुझे यार इनका बहुत बड़ा नाम है, कृष्णा ये नहीं, सॉरी मुझे नाम भूल गया, मैं गलत नहीं बयान नहीं करूँगा, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शादियाँ की। 1200 शादी वाला भी मैंने हाँ वही वो उसने बहुत ज़्यादा शादियाँ की थी। यार वो करो ना, चुन का आपके सामने वाकया है। बस मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, और उन्होंने फिर सबूत दिए, हमारा दीन और फिर उन्होंने ये नहीं मैं कह रहा क्यों की नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ कि सबूतों की, फिर उन्होंने आई थिंक रामायण से या गीता से बकायदा सबूत भी दिया था, हवाला नंबर भी दिया था, पेज नंबर भी बताया था, फलां जाके चेक कर लो। बिल्कुल है। खामोश थे सब, पूरा पिंडाल, इतने हिंदू उधर थे, किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी उनको जवाब देने की, लाखों का मजमा होता था। अच्छा, सबसे बड़ा उनको ये डर था कि ये जो हिंदुस्तान है ना, जिसके अंदर कम से कम मेजॉरिटी हिंदुस्तान हिंदुओं की है,
वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ना बन जाए, क्योंकि वो आए दिन तो लाखों लोगों को वो मुसलमान हजारों में कर रहा है। और इतने बड़े मौलाना को असल जो पैसा ये हमारे मुसलमानों को कुछ नहीं है। और वो अच्छी बात तरह जानते, मैं नहीं मानता इस बात को कि उन पर ये वाला केस है, और इस केस की वजह से वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बाकी हारिस की बातों को मैं जवाब नहीं दूंगा यार, उसने क्योंकि भागना वो होता। काबिल स्टैश उनकी बात नहीं होती है, रिप्लाई करने के काबिल नहीं होती, नॉट एबल टू रिप्लाई, बस बात इतनी कुछ। ईरान के मुद्दे हाँ, पर लोगों बात को की मैं है। जरूर दूंगा जवाब। अच्छा, ईरान के मुद्दे पर उसने बात की कि वो जो ब्लास्टिक मिसाइल जो उसने दागे थे नाजायज वो बच्चे पर, इजराइल तो हाँ, तो वो कह रहा था कि जी कोई नुकसान नहीं हुआ, एक फलस्तीनी वो वेस्ट बैंक में बस वो बड़ा मारा कुत्ता गया। ये बात सुना, हैरिस। वो कह रहा था जो सबूत वो दिखाते ना पिक्चर, वो कह रहे थे ये रशिया यूक्रेन वॉर के वो दिखा रहे थे। अरे बगैरत वो खुद इस बात को मान रहे एक्सेप्ट कर हैं। रहे हैं। उनके नेतन्याहू जो उनका चैनल है और उसका जो उनका डिफेंस फोर्स जो उनका चैनल है IDF, YouTube पर, वो चेक कर ले, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा ये नुकसान है। हमारे उनके 3 जो कहने के बेसिस ईरान थे बेस, हाँ, बेस। वो उन डैमेज हुए हैं। उसके अलावा F-35 डैमेज हुए हैं। हाँ, वो भी काफी जो है वो डैमेज हुए, और उनके जो सिटीजन थे जो यहूदी थे वो भी मारे गए हैं। यार चुक लो जितना चुक सकते हैं, हैरिस उनके वो चुको, क्या मिल जाएगा। और वो उसके बारे में बात आ गई यार वो हमारा प्यारा कह लें कि अल्लाह उसको जन्नत आला मकाम तक में वो एदी नहीं 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 ये नहीं, हिजबुल्लाह का जो लीडर था हसन नसरुल्लाह साहब, वो जो शहीद, उनके बारे में बात कर रहा था। उन्होंने जो है ना शहीद होने से पहले उनकी स्पीच थी कि हम इसको ख़त्म कर देंगे इसराइल को, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो ये कब्जा छोड़ दो। उन्होंने ये बात पहले की थी। तो वो कह रहा है कि वो ही मैं मुझे नहीं लगता, उसने ये कहा है कि जो आप भी देख रहे थे वो वीडियो में कि जब वो शहीद हुआ उसके बाद सीरिया में एक बहुत बड़ा जश्न हुआ है अवाम की तरफ से। अब इस पर सबूत नहीं है कि वाकई ये सीरिया है या कोई और है, या जो ये जश्न कर रहे हैं इसकी मेन रीज़न क्या। बस उसने ये बकवास कर दी कि ये जो नाच नोच रहे हैं ना, ये उसके शहीद होने पर नाच रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि एक मुसलमान नहीं, यहाँ तक तो बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हिजबुल्लाह पूरा लिबनान नहीं है, हिजबुल्लाह तो एक संगठन है, एक जमात है। हाँ बिल्कुल। हमास पूरा फ़लस्तीन नहीं है, वो भी एक ग्रुप है। हूथी पूरा यमन नहीं है, वो भी एक ग्रुप है जो थोड़ी सी ठीक है ना, दिल गुर्दा करके लड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये तीनों जो है ये पूरी कंट्री नहीं है, और कंट्री के लोग इनसे कई ऐसे हैं जो डिसएग्री करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई हुआ, हो सकता है चांसेस हैं कि सीरिया के अंदर ऐसा हुआ, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ कि कुछ ये जो है ना ऑफिशियल्स लिहाज से ये कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ये स्टेट नहीं है, ये एक संगठन है, ये एक ग्रुपिंग है। इसी बिल्कुल हो। खैर मैं इस बात को नहीं मानता, मैं डिसएग्री करता हूँ, अपने अपने नजरियात अपनी सोच है। बात एंड पे आ गई हमारा जो कह लें कि 2 कौड़ी का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उस कुत्ते ने फिर से ये बकवास की है, क्योंकि कुत्ते का काम भौंकना, तो उसको पटा गले में डाला हुआ है। जब मालिक ने थोड़ा सा खींचा है तो वो अपना काम फिर कंटिन्यू करने लग गया है। इमरान खान को आज भी कह रहा है कि ये यहूदी एजेंट है, किस बिना पर कह रहे हो? बगैरत उनकी रिपोर्ट में एक मैं था। आज एक तस्वीर देख रहा था, मीडिया से कुछ नहीं छुप सकता। हिना, आपको पता है हिना परवेज भट्ट? हाँ, हिना परवेज जानते हो, वो नून लीग की है। हाँ, तो वो कोई उनके पास कोई एम्बेसडर था, एम्बेसडर बकायदा तस्वीर वायरल हो गई है, वो उसकी तस्वीर है इजराइल एम्बेसडर के साथ मुलाकात की, और यकीन करें ऐसे खड़े हैं जैसे मियां बीवी आपस में खड़े होते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ना तो आपकी आंख की फटी फटी रह जाएंगी। उसके हाथ में हाथ डाला हुआ है, यूं सलाम ले लिया और कंधे के साथ जिस्म के साथ जिस्म टच है, जिस तरह मियां बीवी का होता है। हिना परवेज भट्ट, और ये तस्वीर वायरल हो उस मूल लीग की कुत्ती जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कह रहे हैं। अब ये ना कोशिश कर रहे हैं उसका करैक्टर असैसिनेशन की, कि किस तरीके से इनको ना डीफेम किया। आप यकीन जाने हमारे पिछले आज से जो पिछले दिन गुजरे ना, यानी कि एक पूरा वीक जो है ना हफ्ता हमारा नेट बहुत स्लो रहा है, ना चलने के कह लें कि नहीं चलता था। हमें पता है कि क्योंकि वो अलीमीन गंडापुर भी जो वो भी चले बात लेंथी हो रही है, बात कंक्लूड करें। इतना है कि हम जानते हैं हमारा खान क्या है, हम जानते हैं
वहाँ ये लीडर आया हमारे पाकिस्तान में, भुट्टो भी था, लेकिन भुट्टो से बड़ा लीडर है मैं मानता हूं। भुट्टो क्यों? जिसका आपने पैदा ही नहीं क्योंकि वो बड़ा इसलिए है, भुट्टो के भी एहसास से बाहर थे, ये वाद लीडर है जिसका कोई एहसास से बाहर नहीं है। किया। ये भुट्टो छुट्टो से कुछ वो भी कहता है नहीं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान, क्या था कि तुम निकल जाओ। ओ, मैं किधर जाऊँ, मेरा तो मुल्क ही पाकिस्तान, मेरे बाद ना कोई एहसास है। ये ठीक है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटे का कारोबार है, लेकिन वो अपने जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, हम अपनी गुजार रहे हैं, मैंने उनको छोड़ चुका हूँ, वो उनकी अपनी लाइफ है। अच्छा, मैं अगर नंबर देना चाहूँ ना, कंपेयर करूँ तो कायद आज़म का और इमरान खान साहब का, तो मैं इमरान खान साहब को ज़्यादा नंबर दूंगा कि वो बहुत ही मुखलस, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद वो आज भी मुल्क में, और उनकी ज़िद क्या है, अब अवाम अपना आर्मी ये चाहती है कि तुम जो है ना 9 मई को कंडेम करो। जब वो कंडेम कर लेगा, क्या क्या अवाम की नज़रों में बिल्कुल ऑटोमेटिकली उसने बुरा हो जाना, क्योंकि उसने कहना है कि जब लीडर ने मान लेना, लेकिन अवाम ने भी कहा हुआ है कि वो खुद भी मान लेगा ना कि ये जुर्म मैंने किया, लेकिन हम अवाम नहीं मानेंगे। चलो जी, खैर मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।